पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 छात्रों का चयन। 1 अप्रैल को पीएम मोदी से करेंगे संवाद। हरीश रावत की फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल। हरीश रावत ने उन्हें और उनकी बेटी को हराने के लिए साजिश रचने की कही बात। बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश। मसूरी में उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मजदूरों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। देवप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौत। आधी रात को दबंगों ने पोकलैंड से दुकानें की ध्वस्त। मुकदमा दर्ज कर 6 दबंगों को किया गिरफ्तार। कोरोना काल के बाद देश भर के स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस वर्ष 1 अप्रैल को देश भर के करीब 40 छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए देहरादून और रुड़की से छात्रों का चयन हुआ है। ये छात्र 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सीधा संवाद करेंगे। 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 40 छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी की 12वीं की छात्रा संजीति चौहान और रुड़की के आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 के 11वीं कक्षा के छात्र विश्वजीत का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्र छात्राओं से उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सीधा बात करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में एक ओपन सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकेंगे। आज से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में 5 साल गुजरने के बाद इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में 19 के आंकड़े में ही सीमित हुई कांग्रेस फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस 19 की संख्या बल के साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरने का दावा कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए देहरादून रवाना होने से पहले हल्द्वानी से कांग्रेस के नवनिर्वाचित युवा विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भले ही उनके पास 19 की ही संख्या बल हो, लेकिन वो सभी मजबूती के साथ सदन में अपनी बात को रखेंगे। सुमित हृदयेश का कहना है कि सदन में उनकी तरफ से हल्द्वानी की विभिन्न मुद्दों को रखने वाले हैं, जिसमें हल्द्वानी में लंबे समय से लंबित विकासपरक योजनाओं को रखा जाएगा। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आँख कान नाक, कितनी पैनी नज़र इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नज़र बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएँ, चाहे हम ISBT की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेके बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति को आगे बढ़ाएं। वो 11 भी, अगर आप उन 11 पे नज़र डालें तो बड़े मजबूत लोग अपने आप में थे। उस समय विपरीत परिस्थिति में जीत के आए थे। इस बारी भी अनजाने में विपरीत परिस्थिति थी, कांग्रेस को आइडिया नहीं था कि ऐसी विपरीत परिस्थिति है। तो ये जो 19 जीत के आए, ये भी बड़े प्रभावशाली अपने क्षेत्र में और क्या कहते हैं सब लोगों में, और उसमें युवा विधायक भी बहुत सारे। तो अब युवा ऊर्जा और जो अनुभवी ज्ञान, जो हमारे संसदीय परंपराएं, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। मेरी आशा यही है कि सत्र में प्रदेश के जल जंगल जमीन, यहाँ के रोजगार संबंधित, यहाँ की महंगाई संबंधित इन मुद्दों पर विशेष ध्यान होगा, विशेष आकर्षण। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार को कांग्रेसी नेता पचा नहीं पा रहे हैं। करारी हार के बाद पार्टी में अंतर्कलह खुलकर सबके सामने आई है। पार्टी नेताओं ने हार का ठीकरा एक दूसरे पर जमकर फोड़ा, लेकिन पार्टी नेताओं के निशाने पर सबसे ज्यादा पूर्व सीएम हरीश रावत रहे। पार्टी नेताओं ने जिन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराने से भी गुरेज नहीं किया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ताजा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे नेताओं पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान पर लिखा है कि जिस दिन प्रमाणित तौर पर ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दूंगा। वहीं हरीश रावत ने उन्हें और उनकी बेटी अनुपमा रावत को हराने के लिए साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मदन भंडारी ने कहा कि हमें समाज के बेहतरी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में स्पष्ट दिया है कि इसे राज्य लागू कर सकते हैं। इसे भारत की संसद में पहले लागू किया जाना चाहिए, न कि कुछ राज्यों में इसे बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से इस मुद्दे को उठाकर देश और समाज के बीच एक बहस छेड़ने की साजिश है, ताकि पूरा देश इस पर उलझा रहे और एक नया मुद्दा बन सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे समाज की बेहतरी के लिए कानून बनाए। पूरा देश इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ है। जो समान नागरिक संहिता है, इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। हम केंद्र सरकार से कहते हैं, हमारी ये मांग है, पूरे देश की ये मांग है कि समान नागरिक संहिता जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसे सिर्फ उत्तराखंड में एक बहस का मुद्दा बनाकर आप एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, बहस इस पे करवाना चाहते हैं पूरे देश में। ये बहस का मुद्दा नहीं है। इसको केंद्र सरकार में आपकी पूरी मेजॉरिटी है, लगभग आधे से ज़्यादा देश में आपकी सरकारें हैं और वहाँ पर आपकी मेजॉरिटी है। आप राज्य सरकार में मेजॉरिटी में हैं। आप समान नागरिक जो संहिता है, इसे जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। हमारा ये कहना है कि जब भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी लोकायुक्त को लाने की बात की थी और तब उत्तराखंड प्रथम राज्य तब भी बना था। मुझे डर है, हमें डर है कि लोकायुक्त की तरह इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी ना स्थिति हो जाए और जो पिछले अभी चुनाव लड़े हैं इनके विधायक मंत्री, उनकी जो संपत्ति है 3% से लेकर 740% तक की वृद्धि हुई है और सिर्फ 5 सालों में। लोकायुक्त अगर होता तो इन भ्रष्टाचारियों पे जो है लगाम लगती, लेकिन लोकायुक्त की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी दुर्दशा ना हो। इसलिए हम विनती करते हैं, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप जल्द से जल्द पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के बाद भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम लोगों को लूटने में लगी हुई है। चुनाव के बाद पेट्रोल, गैस के दामों में इजाफा किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी की पहुंच से सब्जियां और स्टेशनरी दूर होती जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने ठेले के ऊपर स्कूटर, गैस सिलेंडर, सब्जी को रखकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों के कामों में लगातार इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं, मोदी सरकार ने फिर से जनता की जेबों में डाका डालने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के ज्योतिषाचार्य शंभू प्रसाद पांडे, जो कि वर्तमान में दुबई में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए बने आवास में वास्तु दोष और भूमि दोष है, जिस कारण कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ ज्यादा समय नहीं टिक पाता। वहीं वर्तमान में दोबारा मुख्यमंत्री बने धामी के सामने आगामी उपचुनाव की भी चुनौती बनी है। शंभू प्रसाद पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में महाविद्या पाठ कराने से दोष निवारण संभव होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री आवास है, ये मुख्यमंत्री आवास पर वास्तु दोष है और यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना कार्यकाल सही तरीके से नहीं निभा पाता है। या तो अच्छे काम करने के बाद भी कुछ न कुछ उनको ऐसा कुछ न कुछ होता है कि उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, या तो उनको कोई बीमारी लगती है, या तो उनको उनकी लोकप्रियता कम होती है, या कुछ किसी प्रकार से कोई न कोई कलंक उनको लगता है। तो मैं ज़्यादा इस समय बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं बड़ी दूर हूँ। अभी दुबई में अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ, पूजा पाठ के लिए आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, वो अपने कुल पुरोहित या किसी भी ब्राह्मण के द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर 21 पाठ 8 ब्राह्मणों के द्वारा, अष्ट ब्राह्मणों के द्वारा 21 महाविद्या पाठ कराएं, जिससे उनका समस्त कार्यकाल बहुत अच्छा रहे और उत्तराखंड की जनता का बहुत अच्छी तरीके से वो विकास कर सके और जनता का ध्यान रख सके।
कोरोना काल में बीते 2 साल के बाद कल सुबह में उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। विकासनगर के अंतर्गत बनाए गए 20 परीक्षा केंद्रों पर कल पहले दिन पहली पारी 10वीं और दूसरी पारी में 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा हुई, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि विकासनगर में बने इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,804 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल में 1,378 बालक और 1,201 बालिकाएं हैं, तो वह इंटरमीडिएट में 1,111 बालक और 1,114 बालिकाएं परीक्षार्थी के तौर पर शामिल है। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा किया हमने, सब लोगों ने। बहुत आसान पेपर आ रखा था। 2 साल बाद पेपर हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब 2 साल बाद पेपर हुए। हमारा फर्स्ट टाइम है ये बोर्ड के पेपर का फर्स्ट टाइम पेपर दिया हमने बोर्ड के। 2 साल बाद पेपर दे रहे हो, कुछ डर तो नहीं लगा पेपर देते हुए? जी पेपर देते हुए कोई डर तो नहीं लगा 2 साल बाद? ना, डर नहीं लगा। जब स्कूल आ रहे थे तब लगा था डर थोड़ा। वहाँ पे बैठे टीचर भी अच्छे मिले हमें, कोई डर नहीं लगा। यहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों के या बाहर के स्कूल के भी हैं आसाराम में? यहाँ इस स्कूल के भी हैं बच्चे और बाहर, हम तो बाहर के हैं। बाहर के बच्चे। बोर्ड के एग्जाम आज शुरू हुए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर 1 साल बाद पेपर हो रहे हैं। पेपर किस तरह का आया था? पेपर बहुत अच्छा आया था, आसान था। जो हमने मेहनत करी थी उसमें से भी बहुत कुछ आया था। जैसे अब 2 साल बाद बोर्ड के एग्जाम हुए, डर तो नहीं लगा जैसे एग्जाम दे रहे हैं? जब स्कूल पहुंचे थे तो थोड़ी घबराहट भी हो रही थी पहले, क्योंकि पहले बार पेपर हम दे रहे हैं तो घबराहट हो रही थी थोड़ी। हमारे यहाँ जो विकासनगर ब्लॉक में 20 परीक्षा केंद्र हैं और उसमें जैसे 20 जो है परीक्षा केंद्रों में 2 परीक्षा केंद्र केवल जहाँ हाई स्कूल की परीक्षा हो रही ऐसे भी है हमारे पास में। और यहाँ पर जो है हमारे जो मैं पंजीकृत की बात करूँ तो 2,616 बच्चे आज जो हिंदी का पेपर दे रहे थे और उसमें जो बच्चे सम्मिलित हुए परीक्षा में वो हुए हैं सर 2,576 बच्चे, 40 बच्चे अब्सेंट हैं। देवप्रयाग के नजदीक साकनीधार में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला है। परवर्ती अंचलों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं 27 मार्च की रात देवप्रयाग के नजदीक साकनीधार में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में रुद्रप्रयाग निवासी जयवीर सिंह राणा की मौके पर ही मौत हो गई। देवप्रयाग SHO संजय मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के द्वारा 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तहत मसूरी में उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले कई मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलकर नारेबाजी की। उनके द्वारा राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी मसूरी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा गया। इस मौके पर मजदूर नेता देवी गोदियाल, RB बडोनी और केदार सिंह चौहान ने कहा कि होटल, स्कूल, दुकानों में कर्मचारियों का बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन 24,000 किया जाए। लॉकडाउन कोरोना काल के दौरान महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया, उसे महंगाई भुगतान को एरिया सही दिलवाया जाए। समस्त होटल, स्कूल, दुकानदारों के प्रतिष्ठान स्वामियों से श्रम कानूनों का पालन करवाया जाए। ये श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ एवं मजदूरों के फैक्ट्रियों में अवैध रूप से कोई महंगाई के सवाल पर और केंद्र की जो श्रम विरोधी नीति है उसके खिलाफ एवं जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा है। 8 घंटे काम को लेकर के 12 घंटे 16 घंटे काम किया जा रहा है। मजदूरों की बेपनाह छट्टी की जा रही है, जिससे जो है मजदूरों में भारी आक्रोश है और आज पूरे देश के अंदर हड़ताल की गई है। क्या कहना चाहेंगे, कब तक चलेगी ये हड़ताल आपकी और किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर? व्यापी जो हड़ताल है 28 और 29 की घोषणा है। अगर केंद्र सरकार श्रमिकों की समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं तो उस सवाल पर आगे जो निर्णय होगा वो हड़ताल लगातार चलेगी।
उत्तम सिंह नगर में जरूरतमंदों को मनमाने ब्याज पर पैसे देना और फिर ब्याज को लेकर जरूरतमंदों को निर्वस्त्र कर पिटाई करते हुए उनकी वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कई किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा। युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चिराग अग्रवाल नामक युवक ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, जिस कारण एक जरूरतमंद युवक ने उससे 2,57,000 रुपए ब्याज पर लिए थे। हालांकि जरूरतमंद ने चिराग को ब्याज सहित 3,70,000 रुपए वापस भी कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी चिराग ने न सिर्फ उसकी कार जबरन खींच ली बल्कि उसकी निर्वस्त्र वीडियो भी बना ली। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर जब पुलिस आरोपी चिराग को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वो पुलिस को चकमा देकर कार से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने पीछा कर किच्छा रोड से उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने चिराग के सहयोगी गोविंद ढाली को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, वादी का ऐसा वीडियो बन गया है, पर कहानी तत्काल पता चल गई कि एक 4 लोग हैं, उसमें एक मेन अक्यूज़ है, वो फाइनेंस का काम करता है और लोगों को ब्याज पे पैसा देता है। और ब्याज जो है छोटी छोटी रकम देता है, बहुत ज़्यादा नहीं देता है, और ब्याज बहुत ज़्यादा चढ़ाता है 10% पर मंथ में। और जो ब्याज नहीं दे पाते हैं उनको ऐसा बुलाकर अपने घर में या अपने वो जो ऑफिस में इस प्रकार के पूरा न्यूडिटी करके मार पिटाई करके अलग अलग प्रकार की हरकतें करा के उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको फिर अगेन ब्लैकमेल करते हुए बहुत ज़्यादा ब्याज चढ़ाता है। तो ऐसी कहानी जैसे ही जानकारी में आ गई तो हमारी पुलिस टीम राजधानी देहरादून में एक बार फिर गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला है। नेहरू कॉलोनी में कुछ दबंगों ने बीती 27 मार्च की आधी रात को पॉकलैंड से दुकानें ध्वस्त कर दी। दुकान के संचालक ने विरोध किया तो दबंगों ने उसे भी पीट दिया। पुलिस के साथ भी हाथापाई कर दी। इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 दबंगों को गिरफ्तार किया है। बंजारावाला निवासी राम किशोर ने तहरीर में कहा कि हरिद्वार बाईपास रोड स्थित लाइफलाइन अस्पताल के निकट अंजुम, दलजीत सिंह, रईस वकील, लखविंदर और पप्पू मिस्त्री की प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो मैकेनिक, ड्राइविंग स्कूल, वेल्डिंग, खादी भंडार, कार मैकेनिक की दुकानें हैं। शुक्रवार रात करीब 12 बजे 6-7 लोग पॉकलैंड मशीन के साथ पहुंचे और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड में उत्तराखंड से जुड़े प्रवासियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। 7 समंदर पार इस आयोजन को लेकर प्रवासियों में खासा उत्साह दिखा। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड हमेशा ही अपने तीज त्योहारों को बड़े ही उत्साह से मनाते आ रहे हैं। मूल रूप से घनसाली क्षेत्र के रहने वाले प्रवासी विनोद बिष्ट ने बताया कि भले ही हम लोग 7 समंदर पार हो पर हमारी जड़ें हमेशा ही उत्तराखंड से जुड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी जो नई पीढ़ी यहाँ रहती है उनमें अपनी परंपराओं को लेकर गजब का उत्साह है। वहीं प्रवासी सचिदानंद सेमवाल ने बताया कि हमारी परंपराओं की इतनी गहरी छाप है कि हम यहाँ अपनी नई पीढ़ी को अपने संस्कृति और रीति रिवाजों से रूबरू करवाते हैं तो वो भी दिल से इनसे जुड़ते हैं। होली मिलन समारोह में भी स्विट्जरलैंड में सभी उत्तराखंडियों ने एकत्रित होकर अपने पारंपरिक गानों पर नृत्य किया, अपने पहाड़ी व्यंजन परोसे और उत्साह और उल्लास के साथ त्योहार मनाया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा आगमन के दृष्टिगत जनपद क्षेत्रांगत ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे 134 की कार्यदायी संस्था BRO और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित कर ऑल वेदर चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने BRO के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा आगमन को देखते हुए ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जाए।
विकासखंड भिलंगना के ग्राम पंचायत पोखर जुडांडा में अनामृतम फाउंडेशन ने जनता जूनियर हाई स्कूल के लिए पठन पाठन के लिए 2 कमरों का निर्माण पूरा करवाया। साथ ही फाउंडेशन निदेशक के स्वागत में क्षेत्र की महिलाओं, बूढ़े बच्चों ने पहुंचकर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों के नृत्य पर अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। पहुँचती है तो जुनाना भी ऐसी मुझे लगा एक जगह थी ये विद्यालय जहाँ न तो सरकार की नज़र पहुँच रही थी और न समाज की। ये जो इनकी टीम है बहुत तन्मयता से जुटी हुई थी, लेकिन सहायता जो खास करके वित्तीय सहायता जो चाहिए थी इन्हें नहीं मिल रही थी। मैंने इनका जर्जर भवन देखा और अपनी कंपनियों से कहा, अनामृत की जो सहायक कंपनियां हैं उनसे कहा भाई अपना CSR का कुछ पैसा इन्हें दे दीजिए। तो वही धनराशि हमने यहाँ लगाई है और ऐसा ही पहले मैंने दोपहरदार में किया था। हमारी ज़्यादातर कंपनियाँ उत्तरकाशी के यमुना और टाउन्स वैली में है, तो वहाँ हम करते रहते हैं। आगे की योजना यदि इस इलाके की बात करें तो मैं क्योंकि यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के सामाजिक सरोकारों की हमारे किसी सहायता की तो हम ज़रूर करेंगे और वहाँ तो हम करते ही हैं जहाँ हमारी कंपनियाँ हैं। तो ये पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ये तो हैं ही हैं इस विद्यालय के लोग, लेकिन मेरे एक बहुत पुराने मित्र भी मुझे मिले हैं। इन लोगों ने ये मुझे एक सौभाग्य दिया है कि ये सुंदरलाल उनियाल जी की तरह वीर सिंह रावत जी, ये कुंवर सिंह तोपवाल जी, ये पहाड़ टीवी का नाम पहाड़ टीवी रखा गया है और आप लोगों का सबसे बड़ा धन्यवाद ये करता हूँ कि आप कई किलोमीटर दूर चलकर विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न संस्थाओं में आप अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे संकुल क्षेत्र देवल में आज संस्था द्वारा 7.5 लाख रुपये की धनराशि यहाँ दी गई है जनता जूनियर हाई स्कूल अशासकीय विद्यालय, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण संस्था द्वारा 7 लाख रुपये धनराशि यहाँ पर दी गई। मैं उन सभी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद करता चाहूँगा और साथ में यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री शाह जी एवं समस्त स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक कठोर प्रयास के बाद ही इस परिश्रम तक पहुँचे हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा नगला मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने हुई टक्कर में कार सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और उनके 2 बच्चों सहित दूसरी कार का चालक भी घायल हो गया। घायलों को CSC किच्छा में भर्ती करवाया गया है। जवाहर नगर नगला निवासी अमित सक्सेना की पत्नी दीप्ति और उनके 2 बच्चे कार से अपने चाचा की बरसी में बरेली जा रहे थे। तई पंत नगर किच्छा रोड पर तीसरी मील के पास सामने से आ रही कार से उनकी भिड़ंत हो गई। अमित सक्सेना की कार टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी। हादसे में अमित सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई और उनका शव कार में ही फंस गया, जबकि दीप्ति, उनके 2 बच्चे और दूसरी कार के चालक राजीव घायल हो गया। आनन फानन में घायलों को किच्छा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दीप्ति को भी मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं अमित सक्सेना के शव को पुलिस ने कार को काट कर बाहर निकाला। बरेली की तरफ जा रहे थे बारकुंड से मिस्टर अमित सक्सेना और उनकी पत्नी दीप्ति सक्सेना, उनके साथ 2 बच्चे थे। उनके पास जो अपनी स्वयं की गाड़ी, क्विड गाड़ी थी, उससे आ रहे थे बरेली के लिए, और एक गाड़ी बरेली की तरफ से जा रही थी लालपुर के लिए, महिंद्रा माजदा। तो ये दोनों गाड़ी में इतनी भयंकर भिड़ंत हुई है कि मौके पर ही जो अमित सक्सेना जी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई और बाकी उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को और जो दूसरी गाड़ी थी उन लोगों को जो है एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ पर जो है अमित सक्सेना जी की पत्नी दीप्ति सक्सेना की मृत्यु हो गई है और अभी इसमें कार्रवाई कुछ उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।